गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 65 रोज़ में 18,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, 50,000 ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में गजा के रिहायशी इलाकों में 250 हमले किए, जिनमें 300 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे में मुतादिद फ़लस्तीनी दबे हुए हैं। अस्पतालों और एम्बुलेंसेज पर भी हमले किए गए, जिनमें 2 तिब्बी कारकुन जाँ बहक हो गए। हमास ने जवाबी हमलों में गुज़श्ता 10 रोज़ में 180 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। धूबधू झड़प, नज़दीक से रॉकेट मारे, ड्रोन से भी टैंकों को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि 48 घंटे में 40 इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया। इसराइली फ़ौज के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह किया गया। इसराइली इलाकों पर हिज़्बुल्लाह के हमलों में मुतादिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने मुज़ाकरात के बगैर कोई यरगमाली रिहा न करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा कि इसराइल बज़ोर ताकत किसी यरगमाली को रिहा नहीं करवा सकता। इसराइल का कहना है कि गजा में 137 इसराइली यरगमाली मौजूद हैं, जिनमें से 20 मर चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास का खात्मा करीब है, जंगजू हथियार डाल देंगे। हमास के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, अभी जंग जारी है। दावा किया कि हालिया दिनों में हमास के दर्जनों जंगजुओं ने हथियार डाले। हमास ने जंगजुओं के हथियार डालने के इसराइली वज़ीर आज़म के दावे की तरदीद कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को गजा से मिस्र में धकेल कर दूसरा नकबा कर रहा है। इसराइल गजा के फ़लस्तीनियों को मिस्र में धकेलने की साजिश कर रहा है। उसके बाद गजा की सरजमीन फ़लस्तीनियों की नहीं रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मुताबिक शिमाली गजा में तबाही इसराइली मंसूबे का पहला मरहला था। जनूबी गजा से फ़लस्तीनियों को निकलने की धमकी दूसरा मरहला है। अरबी के लफ्ज़ नकबा का मतलब बड़ी तबाही के हैं। फ़लस्तीनी 1948 में इसराइलियों के हाथों अपनी ज़मीन की बेदखली के लिए लफ्ज़ नकबा इस्तेमाल करते हैं। इसराइली तर्जुमान की तरदीद, कहा गजा के मकीनों को मिस्र मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं है। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से आलकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद है और मोटरवे M4 मुल्तान तक खानेवाल भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल है। सियासी दर्जा हरारत से मुतालिक अपडेट करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। उनके इंतखाबात लड़ने के ज़ाती मकासद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, भुट्टो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताना होगा कि कत्ल में मुलव्वस आमिर ज़ियाउल हक सहूलत कारी करने वाले जज, वकला और सियासतदान कौमी मुजरिम हैं। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बाकी जमातें अपने जाती मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। आज के माशी, सियासी और दीगर हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद हैं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा में यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल है और दहशतगर्द फिर रहे हैं। हमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो सियासत में जो आज सब कुछ हो रहा है, यहाँ तो फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है। अब आए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जुल्फिकार भुट्टो कत्ल का रेफरेंस 12 साल बाद लग गया है। चीफ जस्टिस से उम्मीद करते हैं कि जो सहूलतकार थे वो अपने हाथों से इस खून को धोने की कोशिश करें। 12 साल बाद आखिर वो केस लग गया है। हम तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे। अब इस मौका का वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें। कायदे अवाम बेकसूर था, वो तो हम समझते हैं। जरूर आप इस कसम का फैसला
दे ही देंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर साथ साथ कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे। आमिर जिया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, उन लॉयर्स जो सहूलतकार थे, उन सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि सिंध की तरह पाकिस्तान भर में सेहत की सहूलत मुयस्सर हो और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए लोगों की मदद की जाए। नून लीग की जानिब से बिल आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ की तनकीद का जवाब आ गया है। साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने कहा है कि बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस बार उनकी सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा सिंध में इस बार शफाफ इलेक्शन होगा, जिनकी हुकूमत आएगी नून लीग उनसे मिलकर काम करेगी। बिलावल को मुस्तकबिल में सिंध के मामलात पर नून लीग से बात करने की जरूरत पड़ सकती है। आबिद शेर अली ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई, कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वजीर आला नहीं बना। हम बिलावल साहब को कहते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ें, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आप सिंध में हमेशा सिलेक्शन के ज़रिए आए, आप हमेशा सिंध में कारकर्दगी के बुनियाद पर आपने कभी भी आपको वज़ारत आला सिंध की नहीं मिली। आपको हमेशा डील के ज़रिए डील दी गई है। आपको उस वक्त लेवल प्लेइंग नहीं, आप तो बड़े कहते थे कि जी शहबाज अंकल सबसे अच्छे हैं, शहबाज अंकल से बड़ा मेहनती कोई भी नहीं है। तो लिहाजा बिलावल साहब अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं, अपनी कारकर्दगी पाकिस्तान की अवाम को बताएं। हमें अगर अवाम ने सेलेक्ट किया, अवाम ने, और इलेक्ट भी इंशाल्लाह अवाम करेगी, तो आप चुप करके फिर जो आपका काम है वो करें। अगर अवाम ने आपको रिजेक्ट किया, मुझे रिजेक्ट करती है, 100 बिस्मिल्लाह, कोई आरटीएस सिस्टम इस इलेक्शन में बंद नहीं होगा। आपको सिर्फ तकलीफ़ इतनी है और आपको आसानी से सिंध हुकूमत नहीं मिलेगी। ये इलेक्शन होगा, सिंध में पहली मरतबा शफाफ इलेक्शन होगा और जो अक्सरियत आएगी उसके साथ हम मिलकर चलेंगे। बिलावल साहब, आपको इन फ्यूचर बातचीत करनी पड़ सकती है। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में पंजाब में जितनी करप्शन हुई उतनी तारीख में नहीं हुई। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ पंजाब समेत सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। चौधरी शाफी हुसैन ने गुजरात में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि PTI के दौर में पंजाब में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और भर्तियों के लिए पैसे लिए गए। PTI के बानी चेयरमैन ने नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया, नौजवानों को गुमराह किया। मुस्लिम लीग काफ इक़्तिदार में आकर टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग़ देगी ताकि नौजवान बैरून मुल्क जाकर रोज़गार कमा सकें। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग काफ पंजाब में 4 से 5 कौमी असम्बली और 15 से 18 सूबाई असम्बली के हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पंजाब में थाना कल्चर बेहतरी और ज़राअत की तरक्की समेत दीगर इक़दाम करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का कहना है साल 2024 मुल्क की मईशत और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के लिए अच्छा साबित होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेहाद नहीं होगा बल्कि इलेक्शन में मुकाबला सख्त होगा। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान मुल्क के सदर नहीं बनेंगे। आम इंतखाबात में बल्ले के चांसेस 50-50 हैं। देखा है कि 8 तारीख को फरवरी तो सर ये बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा, ये आपने इसमें देखा ख्वाब नहीं है? हमारी तो कोशिश है कि बल्ले का हो, हमारी कोशिश ये। अब आगे देखेंगे हालात क्या हैं, लेकिन आप यूँ समझिए कि 50-50 जो साहब जेल में हैं उनके माइनस होते हुए बल्ले का निशान होगा या उनके प्लस होते हुए? वो माइनस तो नई बात नहीं है, ये पहले भी होते रहे, निशान भी तब्दील होते रहे। आपको याद होगा कि हमारी तलवार थी निशान, जी जी, वो तीर हो गया, जी जी, इसी तरह का नवाज शरीफ की नाल हो गया। ये होते रहते हैं इस मुल्क में, लेकिन नहीं होना चाहिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वक्तन फ़वक्तन इलेक्शन के हवाले से गलत बयानात जारी हो रहे हैं।
कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के अलावा इलेक्शन कमीशन से मंसूब बयान पर तवज्जो ना दी जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है कि ऐसे बयानात इलेक्शन कमीशन के पॉलिसी बयानात ना समझे जाएं। इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश शेड्यूल की पुरजोर तरदीद करता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये पहला दौरा अमरीका है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने दौरे के दौरान अमरीका की आला अस्करी क़यादत और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। नवाब शाह में दूध और दही के निर्खों में इजाफे से अवाम परेशान है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाब शाह में दूध और दही के निर्खों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। दूध के 200 से 225 रुपए किलो, जबकि दही जो है वो इसके 300 रुपए किलो यहाँ फरोख्त किया जा रहा है। इस सिलसिले में अवाम का ये कहना है कि इस वक्त मौसम सर्द हो गया और इस वक्त दूध की वाफरानी है, लेकिन इसके बावजूद दूध फरोशों ने कीमत कम करने की बजाय निर्ख और बढ़ा दी है। उनका ये भी कहना है कि इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और गिरा फरोश जो है अपनी मर्जी के मुताबिक दूध और दही के निर्ख मुकर्रर करते हैं और इसी के मुताबिक बेच रहे हैं। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में आज कदरे कमी आई है, लेकिन मैदानी इलाकों में धुंध में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर से मौसम की सूरत हाल बताएंगे सुहेल इमरान। जी, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कभी लाहौर पहले, कभी दूसरे और कभी छठे सातवें नंबर पर भी चला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। कुछ देर पहले की अगर बात की जाए तो लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में चौथे नंबर पर इस वक्त मौजूद है। हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए इकदाम तो कर रही है। इससे पहले दावा किया जाता रहा है कि शायद मसनूई बारिश की जाए, लेकिन वो तो मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब लाहौर में सड़कों की जो धुलाई है उसको सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। हमने देखा कि रात के सड़कों को धोया जाता है और जो सिलसिला दिन में भी जारी रहता है। इसके साथ साथ छिड़काव किया जाता है दरख्तों के ऊपर, जिसकी वजह से कदरे आलूदगी जो है वो कम हुई है। आने वाले दिनों में लाहौर और उसके गिरदो रिवा का जो मौसम है वो इसी तरह खुश्क बताया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि आलूदगी में भी उस तरह कमी नहीं होगी। धुंध में इजाफा हो रहा है, ख़ासतौर पर मैदानी इलाकों में जो धुंध है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को मुख्तलिफ सेक्टर से बंद किया जा रहा है और बंद किया भी गया है रात के औकात में। और जो मोटरवेज़ हुक्काम है उनकी तरफ से शहरियों को जो सफ़र करने वाले हैं उनको एहतियात बरतने की हदायत की गई हैं। जी, बन्नू में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानियों की तकसीम की जा रही है। फ़ी ख़ानदान 4 मच्छरदानी दी जा रही हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में मलेरिया से बचाव के लिए 49 यूनियन काउंसिलों में फी खानदान 4 अदद मच्छरदानियाँ दी जा रही हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से ये इकदाम इसलिए उठाया गया है कि खुश्क मौसम और खुश सर्दी की वजह से मौसमी बीमारियाँ आम हो गई है। खासकर मलेरिया के मरीजों में ज़्यादा इजाफा नजर आ रहा है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि मलेरिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और फौरी तौर पर मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानियाँ फी खानदान के हिसाब से तकसीम की जाए, जिसके लिए हर यूनियन सेंटर में मच्छरदानियाँ तकसीम करने के लिए सेंटर बनाए गए, जहां टोकन देकर 4 अदद मच्छरदानियाँ आप हासिल कर सकते हैं। जी, जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, अजान ओवैस की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, कप्तान साद बेग और शाहजेब खान की शानदार बैटिंग और मोहम्मद जिशान की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत को 8 विकेटों से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम 9 विकेटों पर 259 रन बना सकी। जिशान ने 4 खिलाड़ियों को मैदान बदर किया। जवाब में पाकिस्तान जूनियर्स ने हदफ 3 ओवर्स पहले 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दुबई में पाकिस्तानी कायद ने टॉस जीतकर फील्डिंग को तरजीह दी। बॉलर्स ने कप्तान का फैसला दुरुस्त साबित किया। 46 रन पर 2 खिलाड़ियों को चलता किया। अब कप्तान उदय सहारन ने आदर्श सिंह के साथ 93 रन बढ़ाए। आदर्श 62 रन बनाकर आउट हुए और फिर बॉलर्स हावी आ गए। एक एक करके विकेटें गिरती गईं। भारतीय कप्तान 60 रन बनाकर आउट हुए।
सचिन दास ने 58 रन बनाए। भारत का स्कोर 9 विकेट पर 259 रन रहा। मोहम्मद जीशान ने 4 विकेटें हासिल की। आमिर हसन और उबैद शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 260 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पहली विकेट 28 रन पर गिर गई। शामिल हुसैन 8 रन बना सके। अब आजान अवेस आए और शाहजेब के साथ रन बढ़ाए। छक्के लगाए, चौके टिकाए, 110 रन की शराकत बनाई। शाहजेब ने 50 बनाई। वो 63 रन बनाकर आउट हो गए। अब कप्तान साद बेग आए और जारहाना अंदाज अपनाया। साद ने भी 43 गेंदों पर 50 बनाई। दूसरे एंड से अजान ने शानदार सेंचुरी मुकम्मल की। दोनों ने तीसरी विकेट पर 125 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाकर पाकिस्तान को 8 विकेट से फतह दिला दी। पाकिस्तान ने हदफ 47वें ओवर में 2 विकेट पर पूरा कर दिया। आजान 105 और साद बेग 68 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान साद बेग के घर जश्न का समा है। कप्तान की वालदा ने भारत के खिलाफ मैच में कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की, रोजा भी रखा। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जाफर हुसैन। got himself into a good position. क्या तालियों की गूंज में इस वक्त हम मौजूद हैं। साद बेग अंडर 19 टीम के कप्तान हैं। पूरी फैमिली यहाँ पर खुश है। हम मौजूद हैं वालिद साहब के साथ। पहले ये बताइए कि इंडिया के खिलाफ फतह कितने खुश हैं आप? भाई इंडिया के खिलाफ फतह तो फिर फतह ही है। आपको पता ही है कि इंडिया के खिलाफ जीतना तो बहुत बड़ी बात है और अल्लाह का शुक्र है इंडिया के खिलाफ हमारे टीम पाकिस्तान जीती और इसमें जो है मेरे बेटे का भी किरदार है। शुक्र है मालिक, जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है। और इंडिया के खिलाफ तो जीत भाई जीत ही है। वालदा साहबा से बात करेंगे। वालदा साहब ये बताइए कि खासतौर पर साद बेग आज की खुशी के दिन पे आप क्या कहेंगे? मैं जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूं वो कम है। मेरे रब की मेहरबानी है, मेरे रब का करम है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। और दूसरी बात, इंडिया को हराना इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती। पूरा एशिया कप फाइनल जीत के आए, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंडिया को हराना बहुत बड़ी बात है। ये बताएं, फाइनल जीत कर आएंगे तो क्या क्या खिलाएंगे, क्या क्या पिलाएंगे, क्या एहतमाम करेंगे आप? एक दावत होगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। बिल्कुल। बहन क्या कहते हैं? बहन को तंग करते हैं साथ? नहीं, हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक साथ ही रहते हैं क्योंकि एज का इतना हमारे अंदर गैप नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंशाल्लाह ट्रॉफी लेकर आएगा साथ। एक बात और बता दूं, इसमें ऐड कर दूं, इन्होंने आज रोज़ा भी रखा था तो इसीलिए इंडिया के लिए इन्होंने रोज़ा रखा, इसलिए कि बच्चा परफॉर्म करे और इंडिया मारे, इसलिए इन्होंने आज रोज़ा भी रखा। बहुत मज़ा आया था, सब साथ बैठ के मैच देख रहे थे। भाईजान ने, साद बेग ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और अजान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी। हम सब बहुत खुश हैं और इस बात की भी खुशी है कि पूरा पाकिस्तान खुश है। इंडिया से जीत असल में हमारे पूरे मुल्क का एक जज्बाती किस्म का एक मामला हो जाता है। हम लोग फाइनल को इतना सीरियस नहीं लेते जितना इंडिया से मैच खेले लेते हैं। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हुए या पहले से इंजर्ड थे। इंजर्ड होने के बावजूद अबरार को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के फैसले पर सवालात उठ गए। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर होने वाले अबरार पिंडी ट्रेनिंग कैंप में भी पैर की तकलीफ का शिकार थे। फिजियो क्लिफ डेकन ने उस वक्त उनकी इंजरी को मामूली कहकर टाल दिया था। ज़राए के मुताबिक 6 टेस्ट में 38 विकेटें लेने वाले अबरार के पांव की इंजरी पुरानी है। गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट जिमखाना क्लब के मोहम्मद शुएब ने जीत लिया। लेडीज का टाइटल साकबा बतूल ने अपने नाम किया। गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान थे, जिन्होंने फातेह गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। जिमखाना क्लब के मोहम्मद शोएब ने 211 स्कोर के साथ टाइटल अपने नाम किया। नेट में दूसरे नंबर पर नादिर खलील रहे। ग्रॉस में मोहम्मद समीर इफ्तिखार ने कामयाबी हासिल की। सीनियर्स नेट में राना उस्मान और ग्रॉस में कर्नल राजा आसफ मेहदी। वेटरन्स नेट में ब्रिगेडियर ताहिर सलीम और ग्रॉस में जावेद खान फातेह रहे, जबकि लेडीज नेट में सुकेबा बतूल और ग्रॉस में बुशरा फातिमा फातेह रहीं। जूनियर में जैद उमर का पहला और रेहान आसफ का दूसरा नंबर रहा। मुल्तान एयर यूनिवर्सिटी में एविएशन के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ हवाई जहाज़ों के मॉडल्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। चंद लम्हों में आसमान से बातें करते रिमोट कंट्रोल जहाज़ों में तलबा समेत शुरा ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। पराठे भरते, हवा से बातें करते,
चंद ही लम्हों में बुलंदियों को छूते ये है रिमोट कंट्रोल हवाई जहाज, जिनकी नुमाइश और एयर शो का एहतमाम मुल्तान एयर यूनिवर्सिटी में किया गया। एयर शो में दर्जनों जहाज नुमाइश के लिए पेश किए गए। उन्होंने भी बहुत अच्छी सिमुलेशंस करवाई हैं, एयर शोज़ हैं, काफ़ी सारे जो ये एयरप्लेन्स वगैरह लेके आए हैं, ये असल में ओरिजिनल मॉडल्स पे इन्होंने बनाए हुए हैं और ये प्रॉपर इनका एयर शो भी यहाँ पर करवा रहे हैं। एयर शो हुआ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय किया हम सब ने, बहुत अच्छे प्लेन्स थे और बहुत मज़ा आया हमें। नुमाइश में एक्स्ट्रा 300 अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ARS 300 जर्मन एयरक्राफ्ट, एरोवर्क्स अमेरिकन एयरक्राफ्ट समेत मुतअद्दिद एयरक्राफ्ट नुमाइश का हिस्सा थे। एविएशन नुमाइश का मकसद तलबा में शोबा एविएशन के हवाले से आगाही फराहम करना था। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे, एक तो एविएशन इंडस्ट्री का समझना और हमारी यंग जनरेशन को बताना कि ये कैसे ऑपरेट करती है और इस यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। दूसरा, हम एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया है एयर यूनिवर्सिटी में। एविएशन नुमाइश में फ्लाइंग शो से महजूज होने के लिए मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो न सिर्फ एयर शो से महजूज हुए बल्कि सेल्फियाँ भी बनाईं। सिविल एविएशन के आलमी दिन के मौका पर मुल्तान में करवाए गए इस मुनफरिद एयर शो से न सिर्फ तलबा लुत्फ़अंदोज़ हुए बल्कि उनको सीखने का मौका भी मिला। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़ मुल्तान।